नमस्कार। कल देश का गौरव, जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो गौरव वापस लौटाने की कोशिश की। आप कहेंगे क्या? नालंदा विश्वविद्यालय को अपने उसी रूप में लाकर लोकार्पित कर दिया। बहुत बड़ी योजना थी। हालांकि यूपीए सरकार ने ये योजना तैयार की थी, लेकिन उन्होंने तो ये योजना घोटाले के लिए की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह की सुपुत्री अमेरिका में बैठी, उन्होंने इसमें बड़ा स्कैम किया। खैर वो एक अलग बात है, ये तो अपनी अपनी सोच है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, जब पूरी दुनिया में लोग शिक्षा के बारे में ठीक से समझते नहीं थे, उस समय केवल भारत ही एक ऐसा देश था जहां विदेशों से भी लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात और बता दें, नालंदा के बारे में हम संक्षेप और वो सारी जानकारी देंगे जो बहुत कम लोगों को होगी। लेकिन इससे पहले उसी से जुड़ी हुई एक बात और बता दें कि नालंदा तो गुप्त वंश ने 450 ईस्वी में स्थापित किया था। ये कैमूर के पास है। लेकिन इससे भी पहले 1150 साल पहले, यानी 700 ईसा पूर्व, भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से तक्षशिला, जो वर्तमान में रावलपिंडी के पास है, ऐसी विशाल यूनिवर्सिटी, अब विश्वविद्यालय को आजकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ऐसा विश्वविद्यालय कि पूरे विश्व के जितने भी विद्वान उद्भट थे उसी विश्वविद्यालय में पढ़े थे। भारत के भी कुछ चर्चित, जिनका इतिहास में नाम है, जैसे कौशल नरेश प्रसेनजित, पतंजलि, पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चंद्रगुप्त के ये बेटे थे, और बिंबिसार का बेटा अशोक, और बिंबिसार के राजवैद्य जीवक, जो लगभग मृत व्यक्ति को जीवित कर देते थे, मतलब मृत व्यक्ति को जो मरणासन्न था उसको भी ठीक कर देते थे, राजवैद्य जीवक। तो ऐसे महान लोग उस विश्वविद्यालय से पढ़े थे और उसके बारे में अनेकों किस्से हैं। अब तो उन्हें मिथक कहा जाएगा, क्योंकि लोग उन्हें मिथक कह देते हैं। हमारी जो गौरवशाली इतिहास है उसको मिथ बोल देते हैं, यानी कपोल कल्पित। तो नालंदा विश्वविद्यालय को उसी रूप में, अपने प्राचीन वैभव रूप में लाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उसका लोकार्पण कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो सबसे चर्चित बात ये है कि उसमें तो कई आज के दौर से कहा जाए प्रोफेसर थे, व्याख्याता थे, विद्वान थे। तो उनमें से एक थे आचार्य राहुल श्रीभद्र जी। ये वाकया उस समय क्या है, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने धोखे से हरा दिया था। धोखे से, वो कहानी अब अलग है। और ये वाकया है 1192 का। लेकिन उसके 7 साल के बाद ही नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को ही नहीं, तमाम जो वहाँ के व्याख्याता, प्रोफेसर, विद्वान, गुरुजन थे और बौद्ध भिक्षु, उनका कत्लेआम कर दिया। किसने? उसका नाम था, बख्तियार के नाम से जानते हैं, पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार। कुछ लोग बख्तियार खान, कुछ लोग बख्तियार खिलजी से भी उसको बुलाते हैं। और आश्चर्यजनक बात, इस बख्तियार का मकबरा वहीं पास में ही है, कैमूर जिले में, और वो इतना भव्य बनाया हुआ है। हमारी सरकार का कमाल, जो अपने को इस देश का बाप और चाचा और क्या क्या बोलती है, उन्होंने
उसका भव्य मकबरा बना रखा था। लेकिन विश्वविद्यालय और अशोक से संबंधित, आपको मालूम, गया बिहार में, तो वहाँ पे ईंटें जो थी वो ले जाने के लिए 1 रुपये में 1 ईंट ले जा सकते थे अपने घर में रखने के लिए, इस टाइप की व्यवस्था थी। खैर वो तो एक अलग बात। तो ये वाकया बख्तियार ने ऐसा क्यों किया? हालांकि हिंदू धर्म की जो भी पहचान, निशानियाँ, गौरव, उसको नष्ट करने में ही ये तुर्क गौरव महसूस करते थे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के शासक जो थे उनका अंत हो गया इतिहास के अनुसार। हालांकि वो उन्हें मोहम्मद गौरी ले गया था अपने साथ, और बाद में वहाँ उन्होंने ही चंद्रवदाई की मदद से मोहम्मद गौरी का वध कर दिया था। लेकिन वो इतिहास में वैसा दर्ज नहीं। इतिहास में तो 1205 में एक खोखर ने गौरी को मारा था। लेकिन 1192 के बाद दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो गुलाम वंश के नाम से इतिहास में दर्ज है, 1192 में वो बैठा गद्दी पे दिल्ली की, और उसी का गुलाम था ये बख्तियार। ये बख्तियार खिलजी उसी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ये गंभीर बीमार, ऐसी बीमारी से हो गई जो इनके बड़े बड़े हकीम ठीक नहीं कर पाए। और हकीमों ने बोला तो इसकी तो जान जाएगी अब भाई, ये नहीं बच सकती, यानी आप नहीं बच सकते हो। और बख्तियार बहुत ताकतवर व्यक्ति था, क्योंकि गुलाम वंश है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी रजिया, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार ये सेनापति था, इल्तुतमिश नहीं। तो ये जब बीमार हो गया और हकीमों ने जवाब दे दिया, तब लोगों ने राय दी कि नालंदा में आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से संपर्क करें। तो उसने बोला उनको यहीं बुला के लाओ, पकड़ के लाओ। उनको ले जाया गया। तो उन्होंने शर्त रखी, हम कोई भी तुम्हारी भारतीय पद्धति से इलाज नहीं करवाएंगे, और अगर हमें ठीक नहीं किया तो तुम्हें मरवा देंगे, कत्ल कर देंगे तुम्हारा। राहुल श्रीभद्र जी ने कहा नहीं, हम आपके ही तरीके से इलाज करेंगे। और दूसरे दिन आचार्य जी एक कुरान को लेके गए और बोले इतने से इतने पृष्ठ संख्या आप पढ़ डालें, जैसे ही इतने पृष्ठ पढ़ डालेंगे आप ठीक हो जाएंगे। तो और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुरान के उतने पृष्ठ पढ़ने के बाद बख्तियार ठीक हो गया। उसे ताज्जुब भी हुआ, लेकिन बहुत क्रोध आया। और इनाम की तो बात छोड़ो, उसने क्या किया वो तो अब आगे बता रहे हैं। लेकिन वो हुआ क्या था, आचार्य राहुल जी ने कुरान के उन कोनों पे जहाँ से पकड़ के अमूमन आदमी थूक लगा के कागज़ जो है पलटाता है, तो उस ज़माने में तो और साधन वैसे नहीं थे, तो वहाँ पे उन्होंने दवा लगा दी थी। तो वो थूक के साथ गई और 1 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद कुछ ही दिनों में उसने नालंदा पे आक्रमण कर दिया, और जितने भी वहाँ के विद्वान लोग थे उन सब का कत्लेआम कर दिया। इतना बड़ा पुस्तकालय था जहाँ कई लाख पुस्तकें थीं, उसमें आग लगवा दी। और ये आग कई महीनों तक जलती रही। इतिहास में 3 महीने का वर्णन है, लेकिन ये वो तो इतिहासकार यहीं के जो इन्हीं लोगों के हैं, तो ये कई महीनों तक जलती रही। और कई जगह लिखा कि 2 साल तक जलता रहा, लेकिन इतिहास में 3 महीने का दर्ज है, आप 90 दिन ही मान लो। 3 लाख पुस्तकें बताई जा रही थी। कुछ दुर्लभ पांडुलिपियाँ थीं, कुछ बौद्ध भिक्षु कुछ पांडुलिपियाँ अपने वस्त्रों में छुपा के जो भाग निकले वो तिब्बत निकल गए, और तिब्बत में वो दुर्लभ विद्याएं हैं। कहने का मतलब शिक्षा, फिर शिक्षा से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान। लेकिन हमारी जो सनातनी संस्कृति रही वो पराविज्ञान वाली रही। और ये भी बता दें, जो कुछ लोग अभी टीवी डिबेट में कहते हैं कि बौद्ध मठों को और बौद्धों को हिंदुओं ने मारा, अरे भाई हिंदुओं ने नहीं मारा, बौद्ध मठों को इन्हीं लोगों ने नष्ट किया। तभी ये भाग के नालंदा को नष्ट किया, उसके बाद ढूंढ ढूंढ के बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, और भाग के ये जो पहुंच गए तिब्बत में शरण ली, वहीं पे
बौद्धों का असर हुआ, ज्ञान जो यहाँ से ले गए थे उसका प्रचार प्रसार हुआ। और वो ज्ञान का ही कमाल है कि चाइना और जापान जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो कितनी तरक्की कर गए। लेकिन जो यहाँ का डीएनए था वो लोगों के खून में है। जैसे थोड़ा सा मौका 2014 के बाद मिला, भारत आज अपने पुराने वैभव की ओर वापस मुड़ गया है। लेकिन ये बताने के पीछे हमारा जो मंशा, हमारी मंशा क्या है वो समझ लो। एक अंग्रेजी का वर्ड है ब्रेन वॉश, यानी आपके दिमाग में कुछ ऐसा डाल देना कि आप फिर वही करने लगें, उसको ब्रेन वॉश बोलते हैं। ब्रेन ड्रेन वो होता है जो आपके दिमाग में, यानी यहाँ से आप पलायन कर जाएं, वो पलायन करने को करता है। जैसे देश की जो बौद्धिक क्षमता है वो विदेशों को ब्रेन ड्रेन हो रही, ड्रेन मतलब निकास होना, और ब्रेन वॉश है कि अपनी चीज़, जैसे दीवार पे आप मनचाहा कलर कर दें, ये है ब्रेन वॉश। कई लोग अंग्रेजी के इन शब्दों में कंफ्यूज होते हैं। दीवार में मनचाहा कलर कर दें, ऐसे दिमाग को मनचाहे कलर में रंग दें, तो ये ब्रेन वॉश। हमारा जो ब्रेन है वो दास्ता गुलामी से रंगा हुआ है, उसी बख्तियार की जिसने हमारे वैभव को नष्ट किया, उसी का वहाँ पे मकबरा बना हुआ है कुछ ही दूर पे। वहाँ लोग जाते हैं, बड़े शान से मत्था भी टेकते हैं कई लोग। तो क्या होगा इस धर्म का पतन कितना हो रहा, लोग लगे हैं जगाने में। लेकिन इस चुनाव में आपने देख लिया कि एक तरफ योगी मोदी जैसी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य विभूतियाँ, ये सामान्य मानव नहीं हैं, जब नहीं होंगे तो पछताएंगे। और सोच लो, जिनको शांति दूत कहा जाता है, उन लोगों के, उनकी करतूत क्या कहोगे। जिन लोगों ने, जिसने जान बचाई उसी को मार डाला, साथ में जितने लोग थे, और उस तरह का ज्ञान ही नष्ट कर दिया। हालांकि बता दें, बख्तियार बाद में उनके ही विश्वास पात्र के हाथों मारा गया। स्वाभाविक है, वो इल्तुतमिश से लिंक वाला था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का मुख्य गुलाम इल्तुतमिश बन गया और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और उसके बाद उसकी बेटी रजिया 1236 में। तो ये एक इतिहास का अलग हिस्सा है। लेकिन ब्रेन वॉश की अब आवश्यकता है। भगवा ब्रेन वॉश होना आवश्यक है। भगवा का आशय भाजपा नहीं है, भगवा का आशय सत्य सनातन है। सत्य सनातन की शक्तियाँ कैसी हैं, विदेशी लोग भी अब उसमें रंग रहे हैं। तो आप बाबा बागेश्वर धाम जो युवा हैं, उनका चमत्कार पूरी दुनिया नतमस्तक है, ऐसा किसी और धर्म में है क्या। तो आप देखें, रामभद्राचार्य जी, बचपन से कुछ दिखाई नहीं देता, 12 भाषाओं का ज्ञान है, सब कुछ कंठस्थ है उनको, वेद पुराण रामायण महाभारत और जाने क्या क्या। तो हमारा सत्य सनातन इतना मतलब गहरा है, लेकिन हम उसको छोड़ उस गुलामी वाली मानसिकता में इस कदर जकड़े हुए हैं कि ताजमहल जो भी एक मकबरा है वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं। हमारे धर्म के अनुसार तो शमशान घाट और कब्रिस्तान जाने के बाद नहाते हैं, और वहाँ जाके कोई बहुत शुभ कार्य, वहाँ तो प्रसन्न होने की बात ही नहीं होती है, तो वो भी मकबरा है। अब वो कांग्रेस का कमाल था कि उस मकबरे का देश का गौरव बताया गया, तो देश कहाँ से तरक्की कर पाता। अब दक्षिण भारत में देखने जाओ, अब कुछ पता भी लग रहा कि ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं जो कि आज भी लोग न बना पाएँ इस आधुनिक तक टेक्नोलॉजी के बावजूद। लेकिन नहीं, ताजमहल है साहब, कुतुब मीनार है, लाल किला है, बाकी कुछ है ही नहीं। मोदी ने अभी जो पुल बनवा दिया श्रीनगर में, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, वो अपने आप में खुद अजूबा है। कुतुब मीनार से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है वो ब्रिज। तो खैर, ये सब प्रसंग से इधर उधर इसलिए बोल रहे हैं कि गुलामी वाली मानसिकता से निकलिए, अपने पे गौरवान्वित होइए, और जो इस सत्य सनातन की धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नहीं तो गजवाए हिंद का जो
उनका मंसूबा है कब का, 2045। ज़्यादा समय नहीं रह गया, 20 साल रह गए हैं, 21 साल। उनका गजवा हिंद का ख्वाब पूरा करने का सपना है और हो भी जाएगा। जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ तो पलायन करके बाहर बच्चे जाने लगे, जो पढ़ लिख के हैं, जो यहाँ है वो गुलाम मानसिकता, हम क्या गुलाम हैं। और बाकी जो आप प्रॉपर्टी ये सब बना रहे हैं वो तो कब्जा हो ही जाएगी, श्रीनगर और बंगाल में आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के जागने की ज़रूरत है, ताकतवर बनने की। केवल बौद्धिक पढ़ाई लिखाई ही नहीं, सामाजिक एकजुटता आवश्यक है। और धर्म का साथ देना आप भी सीखो, नसीहत लो। नहीं तो आप सोचो कि जिसने जान बचाई उसको मार डाला, उसके साथ में उस ज्ञान के स्रोत को खत्म कर दिया। ये है एहसान फरामोश। इसके लिए तो शब्दावली कुछ और गढ़नी पड़ेगी ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे कुकृत्य इन लोगों ने किए हैं कि इतिहास उनको दर्ज ही नहीं किया गया। क्यों? कांग्रेस ने 6 लगातार उसी संप्रदाय के शिक्षा मंत्री बनाए और वामपंथी लोगों को बना दिया इतिहासकार। तो आप अनुमान लगा लो इस देश के इतिहास के साथ कैसा छल कपट धोखा किया गया। और उसी कांग्रेस को सर पे लोग बिठा लेते हैं, केजरीवाल जैसे लोगों को मुफ्त की रेवड़ियाँ के लिए। अभी पेपर लीक का मसला जो चल रहा है, नीट का, पता लगा उसका मेन आदमी तो तेजस्वी यादव निकला है। लेकिन बोलो अब नहीं बोलेगा कोई, और बचाने में लग जाएंगे। प्रियंका ने जो ट्वीट कर दिया था, लखनऊ की लड़की का, पटेल जो थी, वो फर्जी निकला। वो खैर ये छोड़िए, ये वीडियो में जो भी बात है ये बकवक नहीं है। ये हमने तमाम जो चीज़ें इधर उधर की लास्ट में कंक्लूड की हैं, इसलिए कि कुछ तो समझो।